हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेरोटोनिन 5-HT 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, जो कि एक क्या है आपका केमिकल है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन, है ना। तो इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी सोर्स डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिप्टोफेन हमें कौन कौन से डाइटरी हमारे सोर्स हो सकते हैं जिससे हमें ट्रिप्टोफेन मिल सकता है। नेक्स्ट हमने सिंथेसिस की बात की थी कि अगर ट्रिप्टोफेन हमें चलिए डाइट के थ्रू मिल गया तो हमारी एंट्रोक्रोमेफिन सेल और हमारे न्यूरॉन्स किस तरीके से अपने अंदर उस ट्रिप्टोफेन को यूज करके 5-HT की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि कैसे सिंथेसिस होती है 5-HT की। उसके बाद हम बात कर रहे थे अबाउट द मेटाबॉलिज्म कि अगर बॉडी में 5-HT बन रहा है तो ऑब्वियसली उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा। तो मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसी पार्ट में अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है इस लेक्चर का तो पहले आप उसे देखिए, क्योंकि ये लेक्चर उसी पार्ट का कॉन्टिन्यूएशन है। ठीक है, हाफ ऑफ मेटाबॉलिज्म हम कंप्लीट कर चुके थे। तो हमने देखा था कि 5-HT किस तरीके से मेटाबोलाइज होता है। तो मैंने क्या बोला था कि जो 5-HT है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू मेटाबोलाइज हो रहा है। सबसे पहले क्या रिएक्शन होती है आपकी, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन की रिएक्शन होती है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 5-HT का स्ट्रक्चर है 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। सबको पता है कि 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन में आपका इंडोल रिंग होती है आपकी। ठीक है, साथ में आपका क्या होता है, ये मोइटी कैसे बनी थी मैं बता चुकी हूँ आपको, एलानिन के चेंजिंग से बनी थी ना। तो 5-HT का सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होता है। पहले ही हम कर चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माओ एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप ए। ठीक है, पहले भी पढ़ा है। दो फॉर्म होती है माओ की, ए एंड बी। ठीक है, जो 5-HT और नॉरएड्रेनालिन के मेटाबॉलिज्म के लिए जो फॉर्म रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी है, माओ ए। और माओ बी किसका मेटाबॉलिज्म करता है, आपका डोपामीन का। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 5-HT यानी कि सेरोटोनिन की। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, आपका माओ ए। तो होगा क्या, देखो जो माओ ए है आपका मोनोअमीन ऑक्सीडेज आपका बेसिकली ये इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होगा। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हमेशा क्या होता है, दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, इम्यूनो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है। इम्यूनो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मतलब सिंपल, यहाँ पे हमारा क्या होता है, NAD आपका यूज होता है। ठीक है, NAD आएगा, NAD का रिडक्शन हो जाएगा। ये अपने साथ क्या करेगा, NAD जब आएगा NADH प्लस H पॉजिटिव लेके बाहर निकल गया। इट मीन्स NAD की एंट्री की वजह से दो हाइड्रोजन के आयन आपके रिमूव हुए हैं। कहां कहां से हुए थे, एक हाइड्रोजन N के पास से गया था, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास से गया था। और इन दोनों हाइड्रोजन के जाने की वजह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हुआ था, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई थी। एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनो इंटरमीडिएट। ठीक है, इम्यूनो इंटरमीडिएट बनने में किसने हेल्प की आपकी, ऑब्वियसली एंजाइम तो माओ था ही, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कोफैक्टर काम किया वो क्या है, हमारा विटामिन B3 जो नियासिन के इंटरमीडिएट मैंने आपको बताए थे। NAD प्लस ये आया, इसने दो हाइड्रोजन को लेके निकला और इम्यूनो इंटरमीडिएट फॉर्म कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इम्यूनो इंटरमीडिएट अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा। वाटर जैसे ही अटैक करेगा तो क्या होगा, देखो ये NH और वाटर का H2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब NH के साथ H2 को ऐड करो, क्या बना, NH3। तो अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ गैस आपका रिमूव हो गया। बाकी का बचा क्या, देखो पूरी ये मोइटी एज इट इज रहेगी, CH2 CH। जहां डबल बॉन्ड के बाद NH था, अब NH हट चुका है, H2 जा चुका है, बचा क्या है, वाटर का O एटम बचा हुआ है। तो O यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बन गया, CH2 CHO। और CHO क्या होता है आपका, एल्डिहाइड। तो फाइनली हमें क्या कंपाउंड मिला आफ्टर ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, हमें मिला 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटाल्डिहाइड। 5 हाइड्रोक्सी क्योंकि 5th पोजीशन में क्या है आपका, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, पूरी इंडोल की रिंग है। ठीक है, इसे इंडोल रिंग बोलते हैं। और ये क्या है आपका, एसिटाल्डिहाइड है, सबको पता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो सेरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ माओ एंजाइम हो रहा है। और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, जो कि दो स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, इम्यूनो इंटरमीडिएट बनता है और उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है आपका, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटाल्डिहाइड। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये फाइनल मेटाबॉलिज्म नहीं है, इसके मेटाबोलाइट का नाम ये नहीं होता है। तो अब क्या होगा, देखो
जो ये 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटाल्डिहाइड बना है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका एक एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है आपका एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आपको वैसे भी पता होगा, ये ज्यादातर हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है। तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। और आपको अगर याद हो, अगर केमिस्ट्री आपको याद है तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हमारा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, एसिडिक एसिड ना। तो देखते हैं एसिड कैसे मिलेगा, चलिए। सिंपल इंडोल रिंग एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं है। 5th पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है अटैच्ड, यहां पे हमारा CH2 है। अब हुआ क्या देखो, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है यानी कि O क्या होगा आपका, ऐड होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का एटम ऐड होने वाला है, तो क्या बन जाएगा देखो, CH2 COOH। ठीक है, एक O, CHO तो था ही, एक O ऐड हो गया, क्या बन गया, COH। यानी कि अब इस मॉइटी को आप क्या बोलेंगे, ये मॉइटी जो हमें मिली है वो क्या है, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड बनी ना। और इसको क्या बोलेंगे आप, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 5HIAA। ओके, ये हमारा क्या है, लास्ट मेटाबोलाइट है जो सेरोटोनिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है और यूरिन में एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो 2 स्टेप में हुआ। फर्स्ट था ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, जो हमने देख लिया कि फाइनली उससे क्या मिला हमें, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटाल्डिहाइड, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। और जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, हमें पता है हमें एसिड ही मिलता है। तो हुआ क्या, एसिड, यहाँ पे CHO था और बन गया COOH, तो हमें मिला 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड ना। क्या जरूरत थी इसके मेटाबॉलिज्म को पढ़ने के लिए, देखो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट था ही था, लेकिन ये जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी इंसान को ट्यूमर है, ठीक है, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ कार्सिनोइड ट्यूमर की, तो ट्यूमर के केस में क्या होता है, सेल्स के अंदर 5HT का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो वहां पे हम इस 5HIAA को एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी के ब्लड में इसका लेवल ज्यादा है, 5HIAA यानी कि 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड का लेवल ज्यादा है, तो इसका मतलब 5HT का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है। और जहां पे भी, जब भी सेल्स के अंदर हमारी बॉडी में 5HT का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, तो वो एक इंडिकेटर है कि इस इंसान को ट्यूमर हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 5HIAA का लेवल है, ये हम यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर। ठीक है, क्यों करते हैं समझ में आ गया, क्योंकि ट्यूमर जो सेल्स हैं उसमें आपका 5HT का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होने लगता है। तो ये था आपका ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म, कि कैसे हमारा 5HT हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ 5HT के बारे में। ठीक है, कैसे कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रीशन यूरिन में रहेगा, बता दिया मैंने आपको पहले ही, 5HIAA के फॉर्म में। अब हम बात कर रहे हैं इसके रोल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगर 5HT है तो वो हमारी बॉडी में क्या क्या अपने रोल परफॉर्म कर रहा है और उसके क्या क्या फंक्शंस है, हम कह सकते हैं। ओके ना, 1 by 1 हम इसके फंक्शंस पे फोकस करेंगे, और या आप इसे बोल सकते हैं रोल पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला रोल, जो मैंने वैसे समराइज फॉर्म में आपको पहले भी बता दिया था, तो फर्स्ट हमारा रोल है इन बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट, सो बाउल मूवमेंट क्या है आपका, बेसिकली हमारा देखो, खाना आपने क्या किया, कोई भी फूड आपने लिया, ठीक है, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद जो एसेंशियल कंपोनेंट थे वो एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चले गए। जो नॉन एसेंशियल यानी कि जो वेस्ट लास्ट में बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो कि वाया रेक्टम एनस बाहर एक्सक्रीट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका पूरा, हमने पहले भी, हमें पता है, नॉर्मल सी बात है। बट जो ये मूवमेंट हो रहा है इन द लार्ज इंटेस्टाइन से अगर
जो वो एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो फीसेस फॉर्म में है, वो आगे की ओर मूव कर पा रहा है, यानी कि उसका एक्सक्रीशन हो पा रहा है, तो वो किस वजह से हो पा रहा है? क्योंकि वहां पे मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। अगर वहां पे वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो फीकल मटेरियल है वो आगे की ओर मूव करेगा ही नहीं, टुवर्ड्स रेक्टम वो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि जो 5HT है वो बाउल मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो जो इंसान है उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बेसिकली जो फीकल मटेरियल है वो आगे की ओर मूव नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका? 5HT का। जब मैंने आपको बताया था कि 5HT की लोकेशन क्या थी, देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेजर मैंने बताया था 95% जो 5HT है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे डियोडिनम में प्रेजेंट एंट्रोक्रोमेफिन सेल में बनता है, ठीक हो गया। वहां से रिलीज होगा तो उसका फंक्शन क्या होगा? हमारी जीआई ट्रैक्ट की पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जो खाना आपने खाया है, ठीक है, जो बोलस मूव करता हुआ आपके स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में आपका पूरा स्टमक में काइम बना, आगे की ओर मूव किया, वो चीज मूवमेंट होगा ही नहीं, है ना। तो ये जो आपको है ये बात दिमाग में रखनी है। फाइनली आपको पता है न्यूरॉन्स भी बनाते हैं, उनका रोल भी हम देखेंगे, ठीक है। दो ही जगह तो बनता है 5HT, एंट्रोक्रोमेफिन सेल और न्यूरॉन्स। और जो प्लेटलेट के अंदर जो होता है आपका, वो क्या है? अपटेक मैकेनिज्म के थ्रू लिया गया है, यानी कि न्यूरॉन और एंट्रोक्रोमेफिन सेल्स तो अपने अंदर 5HT को बनाते हैं यूजिंग ट्रिप्टोफैन, बट जो प्लेटलेट है वो केवल ब्लड सर्कुलेशन से उस 5HT को अपटेक कर लेता है। प्लेटलेट आपका 5HT खुद फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो मशीनरी है ही नहीं 5HT को बनाने की, ओके। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहला फंक्शन, जो पहला रोल है आपका 5HT का, वो क्या है आपका? इन द बाउल मूवमेंट, यानी कि आप कह सकते हो कि ये क्या करता है? हमारा जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो आपकी मोटिलिटी है, जो कॉन्ट्रैक्शन, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसे ये क्या करता है? बढ़ाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसका है वो क्या है आपका? मूड को आपका क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, आप कह सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेरोटोनिन है, अब बात आती है, देखो ये डाइजेस्टिव एंट्रोक्रोमेफिन सेल ने जो बनाया था उसका फंक्शन समझ में आया, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ न्यूरॉन्स में जो आपका एज ए आप बोल सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर, जो हम 5HT का रोल हम डिस्कस करते हैं, हम बोलते हैं ना कि 5HT जो है न्यूरॉन्स में भी बनता है। तो वो न्यूरॉन्स में क्या कर रहा है, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम में इसका क्या फर्क है? तो ध्यान में रखेंगे कि जो 5HT है इसे हम हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा क्या करता है, जब 5HT रिलीज होता है तो ये हमारी बॉडी को काम रखता है, ठीक है, शांत टाइप का आपको फील कराएगा, आपको हैप्पी फीलिंग आएंगी। तो ये आपका 5HT का रोल है। तो अगर किसी इंसान के ब्रेन में 5HT का लेवल कम हो गया, यानी कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स में जो 5HT बनता है वो या तो प्रॉपर बन नहीं रहा है, या बनने के बाद वो डिग्रेड हो जाता है, वो मल्टीपल मैकेनिज्म हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? इंसान को एंजाइटी हो सकती है, इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। इसीलिए आप देखोगे एंजाइटी और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज होती है उनका काम, उसमें से एक क्लास ऑफ ड्रग ऐसी है जो 5HT के लेवल को बढ़ाती है, क्योंकि हमें पता है कि 5HT ऐसा है जो हमारे मूड में जो मूड स्विंग्स आ रहे हैं, या फिर 5HT का लेवल आपका आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप काम फील कर रहे हैं, वो 5HT की वजह से है, ठीक है। किसी भी वजह से उसका लेवल कम होना, इसका मतलब मूड का ऑल्टर होना, इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, एंजियस हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मूड में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कामनेस, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि ये आपको बेसिकली क्या करता है, आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो मैं यहां पे उसे मेंशन नहीं कर रही हूं। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज नोजिया, ओके। नोजिया
सबको पता है क्या होता है नोजिया। तो बेसिकली क्या है, देखो 5-HT ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रोल है, जो मैंने बताया एंट्रोक्रोमेफिन सेल जो रिलीज कर रही है आपके डिओडिनम में जो बन रहा है, बेसिकली ये क्या करता है, देखो नोजिया मींस अगर मान लीजिए आपने कोई फूड प्रोडक्ट ऐसा ले लिया जो बहुत ज्यादा नोजियस है, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपके स्टमक लाइनिंग में इरिटेशन कॉज कर रहा है, तो जनरली होता क्या है, ऐसा फूड लेने के बाद एंट्रोक्रोमेफिन सेल से 5-HT रिलीज हो जाता है, और ये 5-HT क्या करता है, आपका जो भी खाना आपने लिया था जो आपको इरिटेट कर रहा है, आपके जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट कर रहा है, उसको क्या करता है, आपका वॉमिट आउट करने में हेल्प करता है, या तो वाया वॉमिट आप उसे बाहर निकालेंगे, या फिर ये जो आपका फर्स्ट फंक्शन था आपकी मोटिलिटी को इतना बढ़ा देगा, या कि आपका ने जो भी खाना खाया है वो फटाफट से फीकल रूट से, आपका रेक्टल रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर कोई भी नॉक्सियस आपने चीज फूड प्रोडक्ट लिया है तो उसे आपकी बॉडी से एलिमिनेट करने का रोल या काम कौन करता है, आपका 5-HT करता है। रूट कुछ भी हो सकता है, वॉमिट के थ्रू भी बाहर आ सकता है, और आपका एक्सक्रीटा के फॉर्म में या आपके फीसिस के फॉर्म में भी आपका वाया रेक्टम वो बाहर एक्सक्रीट हो सकता है, तो नोजिया आप बोल सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या कर रहा है, बेसिकली नोजिया किस वजह से हो रहा है, फॉर रिमूवल ऑफ नॉजियस फूड प्रोडक्ट, जो भी ऐसा फूड प्रोडक्ट था जो इरिटेट कर रहा था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, उसे हमारा रिमूव करने के लिए ये आपका बेसिकली काम कर रहा है नोजिया, जो इसका थर्ड फंक्शन है ना। फोर्थ हमारा फंक्शन क्या है, इसके अलावा और क्या करता है ये, ठीक है, स्लीप। अब ये स्लीप में कैसे रोल प्ले करता है, तो ध्यान में रखिएगा, जो हमारा हार्मोन जो कि सर्कैडियम रिदम को मेंटेन करने का काम करता है, डे नाइट साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है, वो कौन सा है, आपका मेलाटोनिन। सबको पता है मेलाटोनिन जो कि हमारी पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। तो बेसिकली ये जो मेलाटोनिन है ये किससे बनता है, ये जो मेलाटोनिन है ये 5-HT से ही बनता है। 5-HT बेसिकली मेलाटोनिन का प्रिकर्सर है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अगर 5-HT का लेवल कम होगा तो यानी कि मेलाटोनिन भी कम बनेगा, और मेलाटोनिन का काम क्या है आपका, रेगुलेट डे नाइट साइकिल। डे नाइट साइकिल मतलब समझते हैं ना, दिन में आप जगे हुए हैं, आप पूरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, नाइट टाइम में आपको नींद आ रही है एक लंबे टाइम के लिए, ये डे नाइट साइकिल जो हमारा सब हार्मोनल कंट्रोल है किसकी वजह से हो रहा है, मेलाटोनिन की वजह से ही तो हो रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग क्या करते हैं, शिफ्ट वर्क करते हैं, या फिर जिनका आपका क्या है, एकदम से आपका टाइम जोन आपका चेंज हुआ है, सपोज अभी इंडिया में है, फिर आपका कहाँ चले गए, यूएस चले गए, तो टाइम का आपका क्या रहता है, वेरिएशन रहता है, तो उन्हें एडजस्ट होने में प्रॉब्लम क्यों आती है, स्टार्टिंग में क्यों आती है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारी बॉडी किस तरीके से ट्रेंड है, अलग तरीके से ट्रेंड है। आप फिर क्या कर रहे हैं, आप अलग टाइम जोन में जा रहे हैं, या फिर आप शिफ्ट वर्क कर रहे हैं, आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो वो एडजस्टमेंट में आपको हेल्प कौन करता है, मेलाटोनिन ही करता है, ठीक है। तो जो डे नाइट साइकिल का हमारा एडजस्टमेंट हो रहा है वो मेलाटोनिन की वजह से है। तो आप खुद सोचिए, अगर 5-HT नहीं होगा तो मेलाटोनिन नहीं होगा, मेलाटोनिन नहीं होगा तो ये डे नाइट साइकिल जो हमारी रेगुलेट हो रही है वो नहीं हो पाएगी। तो इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा 5-HT है ना, 5-HT दोनों काम करता है, ये आपको जगा के भी रखेगा, इट विल कीप यू अवेक, और दूसरा हो सकता है कि ये आपको क्या कर सकता है, आपकी स्लीप इंड्यूस भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ स्लीप, ओके। तो यहाँ ये जो आपका बेसिकली इस 5-HT का रोल इन द स्लीप, इसके रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च अभी भी चल रही है, क्योंकि क्लियर कट आंसर अभी भी नहीं पता है, बट फाइनली ये बोला जाता है कि जो आपका इफेक्ट आएगा 5-HT का, कि इंसान का 5-HT लेवल बढ़ने की वजह से उसे नींद आएगी या वो जगा रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ब्रेन एरिया आपका इन्वॉल्व है। बट हाल फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, मेलाटोनिन का प्रिकर्सर है, और यही डे नाइट साइकिल को मेंटेन करता है। इंसान जगा हुआ है, 5-HT उसके लिए जरूरी है, अगर सो रहा है तब भी 5-HT जरूरी है। तो मल्टीपल आपका इफेक्ट कुछ भी आ सकता है। 5-HT बहुत ज्यादा होने की वजह से इंसान बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड फील कर सकता है, ठीक है, उसे नींद नहीं आएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे नींद आ जाए, डिपेंड करेगा, ओके। तो ये आपका क्या है, फोर्थ फैक्ट है किसका 5-HT का, ओके ना।
इसके अलावा और 5HT क्या करता है ये हम देख लेते हैं। फिफ्थ इफेक्ट है इसका इन ब्लड क्लॉटिंग। अब देखते हैं कि ब्लड की क्लॉट होने में, ठीक है, क्या हेल्प कर रहा है 5HT। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के अंदर 5HT होता है। प्लेटलेट बनाती नहीं है लेकिन अपटेक मैकेनिज्म के थ्रू वो ब्लड से 5HT को अपने अंदर रखती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी कहीं पे आपको चोट लग रही है, कहीं भी इंजरी हो रही है, तो वहां पे प्लेटलेट्स जाती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स वहां पे जाके एक्टिव हो जाती हैं और अपने अंदर से 5HT को रिलीज कराती हैं, ये मैंने बोला था आपसे, ठीक है। अब ये 5HT का क्या रोल होता है, वो प्लेटलेट ने अपने अंदर से 5HT को रिलीज किया एट द साइट ऑफ इंजरी, तो होगा क्या, तो हमें पता है कि जो 5HT होता है वो क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 5HT है इसका रोल क्या है, ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। और आपको पता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कितना ज्यादा जरूरी है क्लॉटिंग को आपका सपोर्ट करने के लिए। और मैंने बताया था 5HT का वैसे हीमोस्टैटिक रोल होता है, यानी अगर हमारा वैस्कुलर एंडोथीलियम जो ब्लड वेसल के सबसे अंदर की लेयर है, अगर वो इंटैक्ट है, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, तब तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारा क्या होने वाला है, वैसो डायलेशन रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वैस्कुलर एंडोथीलियम डैमेज हो गया तब 5HT रिलीज होगा, तो क्या होगा आपका, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ब्लड क्लॉटिंग, ऑब्वियसली इंजरी हुई होगी, वैस्कुलर एंडोथीलियम डैमेज हुआ होगा, तो होगा क्या, जैसे ही हमारा डैमेज हुआ वैसे ही क्या होगा, जो प्लेटलेट वहां पे गई, उन्होंने अपने अंदर से 5HT को रिलीज कराया, तो वहां पे जो ब्लड वेसल्स थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो ब्लड का लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। हीलिंग में आपको हेल्प मिलेगी, क्लॉटिंग में, ऐसे आपकी ब्लड वेसल सपोज पहले ऐसी थी, तो आफ्टर 5HT, आफ्टर द एक्शन ऑफ 5HT ऑब्वियसली ये कैसी हो गई, ऐसी हो गई। तो आप खुद सोचिए इतने एरिया में, अगर ये डैमेज्ड एरिया ये है, ठीक है, ये स्किन का एरिया है जो डैमेज हुआ है, तो आप खुद सोचिए इतने पूरे एरिया में आपको क्या करना है, क्लॉट फॉर्म करना है, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे, अब ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, अगर यहां से ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो ब्लड कितना ज्यादा लॉस होगा, सोचो खुद, ठीक है। अब यहाँ 5HT रिलीज होने की वजह से ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो अब एक्सपोज्ड एरिया कितना है, केवल इतना है, तो ब्लड लॉस खुद ब खुद क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो रीजन बहुत सिंपल है, तो ब्लड की क्लॉटिंग, और मैंने पहले भी बोला है कि जितना आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा उतने अच्छे से क्लॉट बन पाएगा। अगर वेसल्स डायलेटेड रहेंगी तो क्लॉट कभी भी रिट्रैक्ट हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 5HT क्या करता है, आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है एट द साइट ऑफ इंजरी, तो आपका क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका इफेक्ट देखते हैं, इसके अलावा और क्या क्या 5HT करता है, तो ध्यान रखिएगा 5HT इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बोन हेल्थ, ठीक है। जो हमारी बोन की हेल्थ है इसको मेंटेन करने का भी काम करता है। जनरली होता क्या है, अगर 5HT का लेवल बहुत ज्यादा है ना, तो हमारी बोन्स में क्या होने लगता है, आपका बोन्स टूटने लगती है, जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हो कि अगर 5HT का लेवल ज्यादा रहेगा तो उसकी वजह से बोन आपकी क्या हो सकती है, वीक हो सकती है, बिकॉज इसकी वजह से जो होगा वो क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, धीरे धीरे बोन आपकी टूटने लगेगी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, और ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से क्या होगा, आपका बोन वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। जो बोन है वो वीक हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, आपका 5HT क्या करता है, अगर ज्यादा रहा तो बोन को वीक कर सकता है, ठीक हो गया। इसके अलावा आई होप एक और हमारा, हाँ एक पॉइंट और रह रहा है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज पॉइंट नंबर 7। जो हमारा 5HT है वो आपका पेन सिग्नलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पेन सिग्नलिंग मतलब अगर कहीं पे पेन हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फील कब होता है, जब आपके न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन हो, है ना। अगर ब्रेन और ऑर्गन के बीच में कनेक्शन रहेगा तभी जाके आपको ऑर्गन में अगर कोई पेन वगैरह हो रहा है तो फील होगा। पैरालिसिस में क्या होता है, जो ब्रेन का कनेक्शन आपकी बॉडी से टूट जाता है, तो आप बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी हो तो उसको वो आप फील नहीं कर पाते हो, है ना। तो ये जो आपका 5HT है बेसिकली ये पेन सिग्नलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पेन सिग्नलिंग में भी
दो चीजें हैं, क्योंकि 5-HT के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली वो लेक्चर रिसेप्टर्स पे ही फोकस रहेगा कि कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और किस रिसेप्टर के थ्रू क्या इफेक्ट आता है। ये तो मैंने ओवरऑल रोल आपको बता दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 5-HT के हमारे वैसे तो बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं पेन सिग्नलिंग के लिए जो मैं फोकस करना चाहूंगी वो केवल दो रिसेप्टर है। कौन सा है आपका, एक तो 5-HT2 है, ठीक है, 5-HT2, और एक है हमारा 5-HT3, ठीक है। वैसे 5-HT1 है, 5-HT2 है, 5-HT3 है, 5-HT4 है, ठीक है। 4 to 7 आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं, तो वो हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे, उनकी भी सब क्लासेस हैं। तो यहाँ पे जो आपका पेन सिग्नलिंग में जो रिसेप्टर इन्वॉल्व है वो दो क्लास के, एक तो 5-HT2, एक 5-HT3, ठीक है। तो हम दोनों के रोल को देखते हैं कि कैसे आपका क्या करता है, आपका 5-HT अपना रोल प्ले करता है। सो ध्यान रखना, जब भी 5-HT 5-HT2 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो तब कौन सा इफेक्ट आता है, आपका एंटी नोसिसेप्टिव इफेक्ट आता है। एंटी नोसिसेप्टिव, नोसिसेप्शन मतलब समझते हो ना, पेन सेंसेशन, ठीक है। तो जब भी आपका क्या होगा, 5-HT2 से बाइंडिंग होगी तो एंटी नोसिसेप्टिव यानी कि पेन फील नहीं होगा, और जब भी 5-HT3 रिसेप्टर से बाइंड होगा, जिसकी जो बेसिकली पेरिफेरल नर्व्स जिसकी लोकेशन है, तो जैसे ही 5-HT3 से बाइंड होता है 5-HT, तो वैसे ही नोसिसेप्शन होता है, यानी कि आपको पेन फील होगा। तो देखिए कि 5-HT अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड होके अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एक रिसेप्टर ऐसा है 5-HT2 जिससे बाइंड होके पेन सिग्नलिंग नहीं होती है, यानी कि जो आपका पेन है अगर कहीं पे कुछ हुआ भी है तो वो आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर 5-HT3 से बाइंड करता है 5-HT तो नोसिसेप्टिव इफेक्ट आएगा, यानी कि आपको पेन फील होगा। ओके, तो ये सारे क्या है, रोल है, फंक्शन है ऑफ सेरोटोनिन इन आवर बॉडी, कि कैसे सेरोटोनिन हमारी बॉडी में अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, मैंने अभी भी आपसे बोला था, वो टोटली हम उसमें रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि 5-HT के कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और किस तरीके से 5-HT हमारा क्या करता है, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी हमें हेल्प करता है। तो वो हम तभी समझ पाएंगे, माइग्रेन का ट्रीटमेंट है, और भी बहुत सारी है हमारी एंटीमाइटिक ड्रग हैं जो इन्हीं रिसेप्टर्स पे काम करती हैं, क्योंकि हमने देखा कि 5-HT की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, तो अगर इसके रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर दें तो उससे हमारी वॉमिटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एंटीमाइटिक जो ड्रग आती है वो बहुत ज्यादा इस क्लास से बिलोंग करती है, 5-HT के थ्रू काम करती है। अब बात करते हैं, यस, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाए सपोज, ठीक है, तो क्या करें। तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, अगर सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो रही है, अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आते हैं। ये वो ड्रग है जो क्या करती है, हमें पता है ना, डिप्रेशन में मैंने पूरा आपको बताया है कि किस तरीके से, अगर ये एक न्यूरॉन है, इसके अंदर इस तरीके से सेरोटोनिन स्टोर्ड है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, रिलीज हुआ, जब सिग्नल आए तो चलो इस न्यूरॉन ने अपने अंदर से ये केमिकल यानी कि सेरोटोनिन 5-HT को रिलीज कर दिया। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे दूसरा न्यूरॉन होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 5-HT इस न्यूरॉन में प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड होगा, अपने इफेक्ट दिखाएगा, या फिर इसके साथ क्या होगा कि यहाँ पे कुछ लोकल एंजाइम होंगे आपके, वो इसे डिग्रेड कर देंगे। और एक और इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया था कि आपका क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा अमाउंट 5-HT का क्या होता है, इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस कहाँ चला जाता है, आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। यानी कि जिस न्यूरॉन ने रिलीज किया था, जिस न्यूरॉन ने 5-HT को रिलीज किया था, उसी न्यूरॉन ने थोड़ा आपका 5-HT वापस ले लिया। तो अब आपको अगर पता है कि 5-HT का लेवल ऑलरेडी आपकी बॉडी में कम है, तो आप क्या चाहोगे, ये रीअपटेक हो, आप चाहोगे, नहीं चाहोगे ना। आपका मेन एम क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा 5-HT या आगे आने वाले न्यूरॉन को मिले, ताकि वो अपना इफेक्ट ऑर्गन लेवल पे प्रोड्यूस करे। तो हमारी सबसे सिंपल ड्रग यही है कि जो इस अपटेक को रोकती है, उनको हम क्या बोलते हैं, SSRIs, यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसमें मैंने आपको बताई थी ड्रग फ्लॉक्सिटिन, सर्टेलिन, या एंटी डिप्रेसेंट में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो था मेडिकल ट्रीटमेंट कि आप मेडिसिन को यूज करके कैसे कर सकते हो। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है।
लाइट थेरेपी आप कर सकते हो, सनलाइट की प्रेजेंस में 5-HT बहुत अच्छा बूस्ट होता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा आप अपनी हेल्दी डाइट ऑब्वियसली आप फॉलो करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रिप्टोफैन कौन कौन से डाइट में होता है, जैसे एग है हमारा, रेड मीट है हमारा, तो इनमें हमारा नट्स है हमारे, इनमें क्या आता है ट्रिप्टोफैन ज्यादा है, और हमें पता है ट्रिप्टोफैन से ही 5-HT बनता है। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी जरूर करनी पड़ेगी, है ना। उसके अलावा एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है 5-HT के लेवल को बूस्ट करने के लिए। तो ये कुछ अलग है, मेडिटेशन है आपका जो 5-HT के लेवल को आपका इंप्रूव करने में आपका हेल्प करेगा। तो ये है आपका सेरोटोनिन डेफिशिएंसी का आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।